नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। आज है 1 जुलाई 2024 और आज CHSL का एग्जाम स्टार्ट हुआ है। पहले शिफ्ट के एनालिसिस हमने करा दिया था, ये दूसरे शिफ्ट के एनालिसिस है। जो बच्चे ई बुक लिए हैं उनका पूरा फ़ायदा उठाइए मेरे भाई, अच्छे से पढ़ के जाइए, एग्जाम दीजिए। अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, लो टू मॉडरेट ही आ रहे हैं और सारे के सारे क्वेश्चन ई बुक से आ रहे हैं। ठीक है, अब तो पूरी दुनिया जान गई है लगभग, और इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि मैं व्हाट्सअप फ़िलहाल तो 2 मिनट के लिए शांत कर दिया हूँ, बाद में देखूँगा वीडियो बनाने के बाद। ठीक है, तो ये मोबाइल नंबर है जिन भी भाई बंधु को एसएससी के एग्जाम में अपना बेस्ट करना है कम समय में, है ना, एक ही जगह सारा मटेरियल चाहिए तो ई बुक ले सकते हैं आप। ये मोबाइल नंबर है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक के थ्रू भी व्हाट्सअप मैसेज के जरिए एक छोटी सी फी पर पे करके जो है आप ले सकते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कितने दिन बताए हैं, और ये मैं बताऊंगा तभी आप नहीं बनाओगे। ये स्पीडी किताब में कम से कम 1000 जगह लिखा होगा। ये उत्तराकाशी उत्तराखंड में है। तो एक प्रश्न ये आपसे पूछा गया था। बात करें इसकी स्थापना कब होती है, 1965 के अंदर होती है। कब होती है, 1965 के अंदर। यहाँ से नेहरू से एक चीज़ और याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने ही बीआरओ की स्थापना करवाई थी 1960 ईस्वी के अंदर। तो इसे भी आपको ध्यान अच्छे से रखना है, क्योंकि बीआरए कोई छोटा मोटा संस्था नहीं है, ये बहुत बड़ा संस्था है जो आपके तटवर्ती इलाके में रोड बनाने का काम करती है तथा उनके रख रखाव का जिम्मेवारी लेती है बीआरओ। जैसे अभी आपने बहुत सारे जगह पे इनके द्वारा निर्मित किया गया जो टनल वगैरह है वो भी देखे होंगे। अभी हाल में ही एक सेला टनल का उद्घाटन पीएम साहब किए अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अगर आप सीजीएल देने वाले हैं तो अभी से ये किसी कॉपी में लिख के रख लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको पूछेगा कि सेला टनल किस राज्य में है। इनके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे है, टाइफर, TIFIR, है ना। तो ये आपका जो है ये मुंबई के अंदर है, टफर, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है, ये आप सभी जानते हैं। 1969 में स्थापना हुआ था 4th पंचवर्षीय योजना के दौरान, और वर्तमान में जो इनका हेड है ये सोमनाथ साहब हैं। इनके अलावा जो इनके महत्वाकांक्षी परियोजना में अभी गगनयान चल रहा है, जो मानव सहित चंद्रमा वाला परियोजना है। इन्होंने इससे पहले चंद्रयान 1st, 2nd और 3rd ये तीनों को लॉन्च किया, लेकिन 3rd पूर्ण रूप से सफल हुए, अन्य 2 पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए थे। इनके द्वारा जो सौर मिशन है उनका नाम आदित्य L1 दिया गया था, है ना, आदित्य L1 दिया गया था। ये सब ध्यान रखेंगे। जो चंद्रयान 3 है उनके जो हेड डायरेक्टर थे उनका नाम रितु करिघल है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसरो का मास्टर फैसिलिटी केंद्र कहाँ पे है, ये हासन कर्नाटक में है, और 2nd एडिशनल ये आपका भोपाल में है। गुनगुन हल्ला कम करो। इनके अलावा भारतीय सुदूर संवेदन केंद्र नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पे, ये तेलंगाना के अंदर है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, दरवाज़ा खटखटा रही है। इनके अलावा भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, ये देहरादून उत्तराखंड में है, इन्हें भी ध्यान रखें। इनके अलावा भारतीय वन सर्वेक्षण, ये आपका देहरादून में है ना। इनके अलावा अभी इससे पहले वाले शिफ्ट में मैं बताया था और ये पूछा भी था क्या, आपका निमास, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये निमास जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टिफर, मुंबई में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये भी मुंबई में है, ट्रॉम्बे के अंदर, है ना। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना। देखिए, अपतटीय हाई आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर कि अपतटीय हाई कहाँ है, अपतटीय हाई कहाँ है, हाई है, दूसरे का हाई मत लो, है ना। तो अपतटीय हाई जो है ये क्या है, पहली बात तो तेल क्षेत्र है, और ये कहाँ पे है, तो ये भी बॉम्बे के अंदर है अपतटीय हाई, है ना। JNPT कहाँ पे है, ये भी आपसे पूछता है, तो JNPT भी मुंबई के अंदर है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, और ये सबसे बड़ा जो है कृत्रिम पोर्ट है इंडिया का पश्चिमी तट का। इनके अलावा प्लेइंग इट माई बे पुस्तक आपसे पूछ लिया है, तो ये सचिन तेंदुलकर साहब का पुस्तक है। अगर आप हमारे टॉपिक वाइज ई बुक के सेक्शन में जाएंगे तो आपको खिलाड़ी का पुस्तक एक जगह मिलेगा, राजनेता का पुस्तक एक जगह मिलेगा, हीरो हीरोइन की पुस्तक एक जगह मिलेगा, दार्शनिक वगैरह की पुस्तक एक जगह मिलेगा, विदेशी नेता जो की पोस्ट पे, जैसे राष्ट्रपति अमेरिका के, है ना, ये भी बड़े बड़े जो नेतागण हुए, लेनिन वगैरह हुए, है ना, उन सब का किताब एक जगह मिलेगा। तो ऐसे आप पढ़ेंगे तब ना हो, है ना। देखिए, प्लेइंग इट माई बे पहला किताब है सचिन तेंदुलकर, ये अपना ही पेपर कटिंग है। 281 एंड बियॉन्ड, ये VVS लक्ष्मण का है। एस अगेंस्ट ओड सानिया मिर्जा का है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरव गांगुली का है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह का है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह का है। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा का है। अब देखिए, मिल्खा सिंह क्या करते थे, दौड़ते थे, तो रेस वाला हो गया। अभिनव बिंद्रा किससे संबंधित है, शूटिंग से। इनका नाम आप क्यों याद रखते हैं, क्योंकि ये इंडिया को पहला इंडिविजुअल गोल दिलाया था व्यक्तिगत रूप से
8 में ओलंपिक खेल के अंदर। तो इनके किताब का नाम है शॉर्ट हिस्ट्री। अब BVS लक्ष्मण का 281 क्यों? क्योंकि इसके टेस्ट में सर्वाधिक स्कोर है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना ही होगा। इसके अलावा नो स्पिन जो हमारे बीच नहीं है, क्या है भैया? शेन वार्न साहब की किताब है, जो टेस्ट क्रिकेट में बढ़िया विकेट लिए हैं। मुथैया मुरलीधरन के बाद हमको लगता है यही है सबसे ज़्यादा विकेट टेकर टेस्ट क्रिकेट में। अगर फास्ट गेंदबाज की बात करें तो जेम्स एंडरसन बन गया था 700 विकेट लेने वाला, जो एक रिकॉर्ड बनाया 2024 में ही बनाया। कुलदीप यादव को आउट किया था 700वां विकेट के रूप में, है ना। इंग्लैंड के हैं। फास्टर देन लैटनिंग हुसैन बोल्ट के हैं। हुसैन बोल्ट की बात करें, इनसे भी क्वेश्चन CGL के लिए रेडी हो रहा है। T20 क्रिकेट में ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह और हुसैन बोल्ट, ये जमैका के हैं। द ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली, ओपन आंद्रे अगासी और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये कपिल देव का। तो ये सब कुछ किताब आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से तंत्रवाद यंत्र का कौन सा उदाहरण है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि कौन सा इस तंत्री वाद्य यंत्र का उदाहरण नहीं है। चाहे हो चाहे नहीं हो, सब समझा दिए हैं। ठोक ठोक के बजाओ, कौन सा वाद्य यंत्र होगा? ठोक ठोक के बजाने वाला, और जो मुंह से बजाने वाला, और जो तार से बजाने वाला। तो जो तार से बजाएंगे ना, जो कंपन से होता है, जो सबसे पहले आते हैं तंत्रिका वाला, ठीक है। देखिए, जो मुंह से बजाते हैं ना, उसे सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं, फूक मारकर बजाया जाने वाला। जैसे आपका शंख हो जाएगा, तुड़ी हो जाएगा, बांसुरी हो जाएगा, बीन हो जाएगा, शहनाई हो जाएगा। अच्छा, शहनाई से एक क्वेश्चन और आता है आपके एग्जाम में, खास करके SSC के एग्जाम में पूछा जाता है कि शहनाई में कितने अंगुल छिद्र होते हैं? कितने अंगुल छिद्र होते हैं? तो आप क्या कहोगे? 7 अंगुल छिद्र होते हैं। और कोई पूछेगा कहाँ से पढ़े हो, तो बोल दीजिएगा टुडे एग्जाम वाले बताए थे, ठीक है भाई। तो 7 बताना, ठीक है, शहनाई में। इसके अलावा शहनाई के जो लोकप्रिय बनाने में, वो तो बिस्मिल्लाह खां साहब है, आप सभी जानते हो। बिस्मिल्लाह खां साहब को कब भारत रत्न दिया गया था? 2001 में लता मंगेशकर साहब के साथ, तो ये भी आप जानते हो। इनके अलावा अब बजाते हैं, देखिए, ठोक ठोक के बजाएंगे तो इसे घन वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे आपने झाइल गांव घर में देखा होगा, झाइल रहता है ना गोल कलर का, उसमें जो उसके बीच में एक रस्सी लगा रहता है, जो उंगली में लपेट कर ऐसे टप टप बजाते हैं हम लोग, है ना, पूजा उजा में बजाते हैं, है ना। तो इसे हम धन वाद्य यंत्र कहते हैं। देखिए, आपस में ठोक कर ध्वनि उत्पन्न की जाने वाली जो भी वाद्य यंत्र हैं, वो धन वाद्य यंत्र हैं। जैसे यहाँ पे आपकी कितना चिमटा, मजीरा, इसे हम गाँव घर में झाइल बोलते हैं भाई, आप मजीरा बोलते हो। एक ऐसा रहता है कि प्लेट के जैसा रहता है, ऐसे हिला हिला के बजाते हैं, है ना। तो ये हो गया। एक अनबद्ध वाद्य यंत्र होता है, किसी पात्र या ढांचे पर चमड़ा मढ़ा हुआ वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, इसे अनबद्ध वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे पखावज, है ना, ढोलक, डमरू, नगारा, है ना, चमड़ा मढ़ा हुआ। सुशीर वाद्य यंत्र मुंह से या हवा से बजने वाला वाद्य यंत्र है, इसमें हारमोनियम भी आ जाता है। तत्वाद्य यंत्र जो भी तार के कंपन से बजते हैं, उसे तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे एक तारा हो जाएगा, सारंगी हो जाएगा, जो भी है। तो आई होप आज के बाद आप देहाती भाषा इस्तेमाल करते हुए नहीं भूलेंगे और ऑप्शन छांट देंगे। तो हम सीधे आगे चलते हैं, क्योंकि पहले भी बता चुका हूं। ये G20 समिट के लिए मुख्य कोऑर्डिनेटर कौन है? तो ये आपका हर्षवर्धन श्रृंगला साहब हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला, है ना। G20 2023 का बैठक कहाँ पे? नई दिल्ली, भारत में हुआ था। वैसे तो अनेक जगह इनके अलग अलग बैठक हुए, जैसे शेरपा का बैठक अलग, इनके विदेश मंत्रियों की बैठक अलग, लेकिन जो ओवरऑल आएगा वो तो इंडिया ही होगा ना। तो इंडिया होगा। इनके जो विषय था वसुधैव कुटुंबकम था। क्या? वसुधैव कुटुंबकम, है ना। कम से कम 200 मैसेज आ चुके हैं व्हाट्सएप में, अब वीडियो बना के ही जवाब दूंगा मेरे भाई, है ना। इसके अलावा मैं पहले बोलता रहता हूँ लेके पढ़ लो यार, तो बच्चे हवाबाजी समझते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें पास ही कराने आया हूँ और कोई लालच नहीं है ज़्यादा, तो बात ही नहीं मानते हैं। तो मत मानो बात, हमारा काल हो गया। G20 2024 का बैठक कहाँ पे? ब्राज़ील में होती है। कहाँ पे होती है? ब्राज़ील में अभी होनी है ना। ब्रिक्स की बैठक 2023 पे कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था, जहाँ मोदी जी का एक फ़ोन कॉल काफ़ी वायरल हुआ था, जो इसरो में आपका जो है चंद्रयान 3 लैंड होने के बाद एक कॉल जाता है और वो कॉल बाहर आके बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा, साउथ अफ्रीका में सिरिल रामाफोसा, है ना, वहाँ के हेड थे। COP 29 का बैठक 2024 में कहाँ पे होगा? अजरबैजान में। COP 28 का जो कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज है, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, माफ कीजिएगा, तो ये UAE के अंदर हुआ था 28 वाला। और 29 वाला आपका कहाँ पे हुआ होगा? अजरबैजान में। देखिए, अजरबैजान जो है ना, यहाँ पे एक जगह का नाम है बाकू, और ये बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आप तटीय बंबई को अभी आपने इंडिया में देखा, तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अब बातों पे बात, उस पे खुरपात, मैंने निम्नलिखित का पत्ता देखा 3.5 हाथ। देखिए भैया, तेल वाली बात हो गई है, तो याद रखिएगा कि भाई डिगबोई में सबसे पहले इंडिया में तेल का जो है खोज हुआ था, पेट्रोलियम का, 1901 में, और ये डिगबोई असम में है। 1901 ईस्वी से और कुछ आपको याद दिलाऊं तो आप याद रखना, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से ही हुआ था, लेकिन उस समय सिर्फ 5 सेक्टर में। बाद
बाद में इकोनॉमिक्स को 1968-69 में पहला प्राइज रेगनर फिश को मिला, है ना। तो ये 6 हो गए, ठीक है। चलो आ जाते हैं फिर यहाँ पे, ब्रिक्स बैंक की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डिल्मा राउसेफ। ये डिल्मा राउसेफ जो है ये ब्राजील की है ना, ब्राजील की हेड रही है पहले, अभी जो है ब्रिक्स बैंक में आपका हेड है या अध्यक्ष है। ब्रिक्स बैंक को न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, एनडीबी भी कहते हैं। इसके अलावा तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के हम खिल जावा, है ना, ये वाला एक पिक्चर गीत है ना, तेरी मिट्टी में मिल जावा तेरी नदियों में लहरावा, इस प्रकार का। तो ये जो है केसरी पिक्चर का गीत हो जाएगा, ये पूछ दिया है, ठीक है। इसके अलावा केसरी अक्षय कुमार अभिनीत पिक्चर है, अभिनय किए हैं अक्षय कुमार साहब, बड़े बड़े आपने देखे होंगे। जो है मैंने तो पिक्चर नहीं देखा है केसरी, लेकिन जो गेटअप है वो सिख समुदाय वाले रखे हैं। इनके अलावा लता मंगेशकर की पहली सॉन्ग मराठी भाषा में रिकॉर्ड की गई थी। दिलेर मेहदी पंजाबी भाषा में गाते हैं। इससे पहले वाले शिफ्ट में आपने ये क्वेश्चन देखा होगा। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में जो है बेस्ट सिंगर का अवार्ड बी प्राक को दिया गया है, बी प्राक को दिया गया है ना। अर्जन वैली गीत को एनिमल मूवी जो में जो गाया गया अर्जन वैली वाला गीत, इनके गायक भूपेंद्र बबल है। भाई इनको ध्यान रखिएगा, अवार्ड मिला है इनको, भूपेंद्र बबल को अवार्ड मिला है। ये अर्जन वैली वाला जो गीत है एनिमल पिक्चर में, जिसमें एक और भी गाना है कि दुनिया उखाड़ देंगे जला देंगे, ऐसा वाला भी एक गीत है, तो उसी पिक्चर का है ये अर्जन वैली वाला गीत। तो इनके गायक हैं भूपेंद्र बबल, ध्यान रखिएगा, इनको अवार्ड मिला है ना। दुनिया जला देंगे ऐसा कुछ गीत है, कुछ हो गया तो, है ना। इसके अलावा मोहे रंग दो लाल कोरियोग्राफी जो किए हैं ये बिरजू महाराज किए हैं। ये भी जो है आपके एसएससी पूछता आ रहा है, हो सकता है कि ये आ जाए। देखिए बिरजू महाराज से और भी पूछता है कि कौन कौन पिक्चर में किया है, तो आप एक देवदास बोलेंगे, एक उमराव जान बोलेंगे, डेढ़ इश्किया बोलेंगे, और आपका जो बाजीराव मस्तानी है। ये 4 पिक्चर तो जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। ये 4 पिक्चर में जो है अपनी अभिनय से मतलब ये सपोर्ट किए हैं कौन? बिरजू महाराज, जो हमारे बीच में नहीं है। अच्छा, बिरजू महाराज का ओरिजिनल नाम क्या है? कोई भी बच्चा, जुझारू बच्चा जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखता हो बताइएगा। इनके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के होस्ट कंट्री भारत है, कैसे भूल सकते हैं, वो ट्रेविस हेड की पारी जो हमारे मुंह से मैच छीन लिया, ठीक है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 भारत में हुआ, जहां विजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता भारत रहा था। और कल हमने फिर जीता है वर्ल्ड कप, कल नहीं भाई परसों ना, हाँ परसों जीते थे। ऑस्ट्रेलिया का 6ठा टाइटल था जो आपका वर्ल्ड कप जीता 50 ओवर वाला। और जो है आईसीसी एक दिवसीय वर्ल्ड कप जो हुआ था शुरुआत, ये 1975 में हुआ था। 1975 और 1979 के विजेता वेस्ट इंडीज लगातार 2 बार। इसके अलावा 1983 में जीत गया कौन? कपिल देव की अगुवाई में भारत। भारत दोबारा कब बना विजेता? 2011 में। कौन थे कप्तान? महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन उस मैच में गौतम गंभीर की पारी को हमेशा याद रखा जाएगा और युवराज सिंह को याद रखा जाएगा। इनके अलावा T20 वर्ल्ड कप विजेता भारत प्रथम बार 2007 में, और दूसरी बार परसों के दिन बने हैं 2024 में। तो इससे पहले जो हम पढ़ाए थे तो हम बोले थे T20 एक बार विजेता रहा। एक बच्चे ने कमेंट किया है सर अब 2 बार हो गए, है ना। तो मैंने भी नीचे लिख दिया हूं कि भाई 2007 से पहले कोई सा देश T20 जीता ही नहीं था, ठीक है। तो मैं भी थोड़ा मजाक कर लिया, उसमें क्या है। चलिए, इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2024 वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुई। T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 बांग्लादेश में होगी। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में जो है पुरुष वाला हुआ था, और T20 महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009 में हुआ था। अभी तक महिला जो है T20 वाला नहीं जीते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आईसीसी अंडर 90 T20 महिला वर्ल्ड कप प्रथम एडिशन ही था, साउथ अफ्रीका में हुआ था 2023 में। जीत गया कौन? भारत, शेफाली वर्मा के कप्तानी में। और उपविजेता कौन रहे थे? तो इंग्लैंड। तो ये प्रथम एडिशन था, आपके एग्जाम में अभी भी आने के लिए तैयार है। भारत के लिए पहला टेस्ट शतक किसने लगाया? तो लाला अमरनाथ। अब पहला वनडे शतक तो आपका हो जाएगा कपिल देव। पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय शतक तो सुरेश रैना। तो इन तीनों को भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैंने ये भी बताया ना कि टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट ये आपका ऑस्ट्रेलिया प्लस इंग्लैंड के बीच में हुआ था, है ना। लेकिन अगर सीधे क्रिकेट कहेगा कि पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कौन 2 देश के बीच हुआ था, तो आप बताइएगा यूएसए प्लस कनाडा के बीच हुआ था। ये दोनों बात अलग अलग है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है मेरे भाई, ठीक है। देखिए अगर 2 इंटरनेशनल देश के बीच में पहला आधिकारिक मैच किसके किसके बीच हुआ, तो आप बताना यूएसए और कनाडा। लेकिन जब फॉर्मेट की बात करें कि भाई टेस्ट क्रिकेट किसके बीच और वनडे क्रिकेट किसके बीच पहली बार, तो कौन दो देशों के बीच, तो दोनों हुआ है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला तो ये मिताली राज है। और अभी जो आपका रिचेल फ्लिंट अवार्ड के हकदार हैं या फिर पाए हैं जिनके कब्जे में हैं, उनका नाम है नेट एस्कीवर ब्रंट, है ना, जिसे रिचेल फ्लिंट अवार्ड दिया गया। रिचेल फ्लिंट अवार्ड किसे दिया जाता है? जो आईसीसी वुमेन पर्सन ऑफ
ऑफ द ईयर होता है। तो 2023 के लिए कौन है? नेट स्कीवर ब्रंट। 2022 के लिए भी वही थी, तो लगातार 2 बार से रिचेल फ्लिंट अवार्ड पा रही है। और 2023 के लिए जो मेल में आपका है ना सर गारफील्ड अवार्ड किसको मिला है? पैट कामिंस को। तो जो ओवरऑल क्रिकेटर ऑफ द ईयर होता है ना उसे पुरुष में, तो उसे गारफील्ड अवार्ड दिया जाता है। डीपीएसपी के किस भाग में है? तो 4 में। अब भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता। 5 से 11, इससे पहले वाले शिफ्ट में आपने देखा होगा कि नागरिकता को कौन अमेंड करता है। संविधान के भाग 3 जो है ये 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार। भाग 4 में डीपीएसपी है 36 से 51, आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिससे पहले आपने नागरिकता देखा वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग में है 5 में है संघ, और संघ का जो उपबंध है ये 52 से 151 आर्टिकल के बीच में है। अनुच्छेद 6 में है आपका राज्य, द स्टेट्स है 152 से 237 आर्टिकल के बीच में। 7 वाला जो आपका ये है वो तो निश्चित है ना। 7 वाला जो है, किसी का मैथ का चैनल का नोटिफिकेशन आया। 7 वाला जो, एक सेकंड रुकिए, 7 में क्या बताए थे? दूसरे का सेल इसीलिए यूज नहीं करना चाहिए। मेरे भाई का सेल है भाई, एक सेकेंड, कहाँ पे थे? हाँ 7 था भैया आपका निर्सित, और 8 जो है ये यूनियन टेरिटरी से संबंधित है, और 9 जो है ये ग्राम पंचायत से, और 9 का ए जो है ये आपका नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है। इनके अलावा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य को कल्याणकारी बनाना है। ठीक है। और ये जो डीपीएसपी है इसके अंदर भी कैटेगराइज किए गए हैं गांधीवादी, उदार बौद्धिक और आपका जो है समाजवादी। ठीक है भाई, और कई बार आपको बता चुके हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य असम से है? ऑप्शन में सत्रिया दिया गया था, तो सत्रिया आंसर हो जाएगा। देखिए शास्त्रीय नृत्य 8 है, कई बार बता दिए हैं, आपको आता भी है। और शास्त्रीय नृत्य में जो भी भारत रत्न के विनर हैं पहले से आखिरी तक सबको याद रखना है, क्योंकि गिने चुने हैं, अब तक 6 ही है। एक आपका एम सुब्बा लक्ष्मी है, पंडित रविशंकर है, बिस्मिल्लाह खां, लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी और भूपेन हजारिका। तो ये 6 कैरेक्टर आपको याद नहीं होता है तो फिर क्या कीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिए। सत्रिया नृत्य को शुरू करने का श्रेय वैष्णव संत शंकर देव को दिया जाता है, जो भक्ति आंदोलन से प्रेरित थे। इनके प्रमुख कलाकार को याद रखने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। बोरबयान सरनेम होता है ना, शौकिया सरनेम होता है, सैकिया, इस प्रकार से सैकिया सरनेम होंगे या गोस्वामी सरनेम होंगे। आप 99% मिला लेना, आपको ये ट्रिक मेरा काम करेगा। इनके अलावा 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें सबसे पुराना आप कह सकते हैं भरतनाट्यम है। ये तमिलनाडु से है, इसे सदिर भी कहा जाता है। इसी नृत्य से आपका जाति स्वरम शब्दम तिल्लाना, अभंग त्रिभंग सभंग ये शारीरिक हाव भाव है, जबकि जाति स्वरम शब्दम तिल्लाना अलीरप्पू छूट गया, अलीरप्पू, ये सभी जो है ये नृत्य करने का पार्ट है। तो ये सभी के सभी भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। भगवान शिव आराध्य है भरतनाट्यम के, नंदिकेश्वर के अभिनय दर्पण और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से उद्धत है। इसके अलावा ओडिसी का नंबर आता है। ओडिसी देवदासी परंपरा से निर्मित नृत्य है, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। उदयगिरी के केव में इसके प्रमाण मिल जाएंगे। पहले मंदिरों में देवदासियों के द्वारा किया जाता था। इसको कलिंग नरेश खारवेल का संरक्षण प्राप्त है। ठीक है भाई, ये सब ध्यान रखेंगे। इसमें भगवान जगन्नाथ है तो ठीक, नहीं है जगन्नाथ भगवान है तो भगवान कृष्ण, उन्हीं का जो है रूप आपका जो है आंसर हो जाएगा कि इनको जो है इसमें इष्ट देव माना जाता है। इनके अलावा इनके प्रमुख कलाकारों में महापात्रा जो भी सरनेम रहेगा वो महापात्रा में आ जाएंगे। इनके अलावा जो आपका और भी जो लोग हैं जैसे सोनल मानसिंह हैं, संयुक्ता पनीगिरी है ना, सुजाता महापात्रा है, सबको ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मणिपुरी का जो मणिपुरी जो है ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है। इस नृत्य में जो कलाकार अभिनय करता है वो दर्शकों से नैना नहीं मिलाता है। इनके अलावा जो आपका मणिपुरी नृत्य है एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जो लास्य और तांडव दोनों का भाव एक साथ देता है। इनके अलावा इस नृत्य में जो कलाकार है मणिपुरी में, एक तो सिंह सरनेम और आपका झावेरी बहन, जैसे कला आपका सोनरिक सिंह है, आतम सिंह है, गोपाल सिंह है, गुरु विपिन सिंह है ना, अमली सिंह है, ये जो भी है ये सिंह तो रहेगा ही, साथ ही झावेरी बहन, दर्शना नैना सुवर्णा। इसके अलावा कलावती देवी, चारू माथुर, बिंबावती देवी, अमूबी सिंह, सूरजमुखी देवी, अखम लक्ष्मी, ये सभी के सभी मणिपुरी नृत्य में आ जाते हैं। आपको जो टॉपिक वाइज अलग से दिया जाता है ना, अलग से मैं बना इसलिए दिया हूँ कि आप एग्जाम में रिवीजन करके ऊपर के 10 नंबर ले आओ मेरे भाई, गलती ना करो। ठीक है मेरे भाई, तो आपको जो है ई बुक के अलावा भी मैं अलग से एक दे दिया हूँ ये इंपॉर्टेंट का, कि भाई आप अलग से एग्जाम हॉल पे भी अगर 1 घंटा समय है तो उल्टा लिए, मान लीजिए लास्ट के 4 नंबर ही बढ़ गए, वो 4 नंबर हो सकता है कि आपको 40 साल के लिए आगामी जो है सुनिश्चित कर दे आपका भविष्य। ठीक है। कथकली तथा मोहिनी अट्टम दोनों केरल का शास्त्रीय नृत्य है।
जो आपका मोहिनी अट्टम है वो सिर्फ महिलाओं के द्वारा अभिनीत होती है और इसे जादूगरनी का नृत्य कहते हैं, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को दर्शाया गया है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? एक दिन तो कितनी बार रिपीट करेगा भाई, पता नहीं। 12 से 35 का आर्टिकल जो आपका अनुच्छेद है उसे मैग्ना कार्टा का अनुच्छेद ही पूछा है। जो मौलिक अधिकार है ना उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। भाग 3 से 35 के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार में 20 और 21 ऐसा है जो कभी नहीं बदलते हैं। 20 है आपका सजा आदि के मामले में छूट, 21 है निजता का अधिकार, इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहते हैं। लेकिन 21 का ए जो है ये भी मौलिक अधिकार में ही है, जो बाद में 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें उपबंध को जोड़े गए थे, जो शिक्षा से संबंधित होते हैं और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की फैसिलिटी उपलब्ध कराता है। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 बलात्कार पे रोक, 24 बाल श्रम पे रोक, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, है ना। इसके अलावा आपका 29-30 अल्पसंख्यक हित और 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 के में रखा गया। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा कहलाता है। ये पहले शिफ्ट में पॉइंट दिए थे, सेकंड शिफ्ट में पूछ दिया गया। ज्योतिबा फुले भी पहले शिफ्ट में बताए थे। ये गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक है। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी लेखे, ये ब्रह्म समाज के फाउंडर है। ज्योतिबा फुले आपका सत्यशोधक समाज के फाउंडर है। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 1873 में होती है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो 1828 में होती है। दयानंद सरस्वती की बुक सत्यार्थ प्रकाश है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना 1875 में करते हैं। 1875 में बीएससी की भी स्थापना होती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है, जो मुंबई के दलाल स्ट्रीट में स्थित है, तो ये भी ध्यान रखेंगे 1875 में होता है। इसके अलावा जो आपका थियोसोफिकल सोसाइटी है ना, थियोसोफिकल सोसाइटी, ये भी 1875 में ही अमेरिका में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा स्थापित किया गया था। तो बहुत सारे चीज़ को आप लिंक करके याद रख सकते हैं। मैं आपको यही सिखाने के लिए हूँ मेरे भाई, सीख लो, है ना। भीमराव अंबेडकर वेटिंग फॉर वीजा इनके पुस्तक हैं। मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माई लाइफ, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हम चलते हैं आगे। अगला है कि वातापी पर किस वंश का अधिकार था या आधिपत्य था। इस प्रकार से क्वेश्चन आया है। देखिए वातापी का चालुक्य, बेंगी का चालुक्य आपने सुना होगा, तो ये चालुक्य हो जाएगा। बादामी का चालुक्य भी होता है, हुआ ना, बादामी, बातापी, बातापी, है ना, बादामी, बातापी, बेंगी, ये सब चालुक्य है। तो यहाँ पे चालुक्य हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक, महान वाला। इनके अलावा नमामि गंगा प्रोजेक्ट में इनमें से कौन सा तथ्य शामिल नहीं है, आपसे पूछा है। देखिए जो सिंपल सी बात है, ऑप्शन छांटने वाला ये क्वेश्चन था कि भाई कौन सा जो है आपका नहीं शामिल रहेगा। नमामि गंगा प्रोजेक्ट में क्या, गंगा क्लीनिंग से संबंधित ये प्रोजेक्ट था, तो इसमें गंगा को क्लीन करेंगे, फिर गंगा की सतह को सफाई करेंगे। जो अपशिष्ट है होता है औद्योगिक अपशिष्ट की, भाई जो फैक्ट्रिया वगैरह से जो गिरा देते हैं, है ना, तो उस पर ध्यान रखेंगे, उसकी निगरानी करेंगे, उससे रोकथाम करेंगे। तो ये सब इसमें व्यवस्था करी गई थी। 2014 में चलाया गया था यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा। वर्तमान समय में सबसे गरीब राज्य कौन है? देखिए अगर बीपीएल के अकॉर्डिंग पूछा होगा तो बिहार रहा होगा ऑप्शन में। अगर अन्य स्रोत के अकॉर्डिंग पूछा होगा तो फिर बिहार नहीं रहा होगा ऑप्शन में, क्योंकि अभी अभी मैंने एक दिन आपको बताया था कि कई सारे ऐसे संस्था है जो गरीबी रेखा को तय करता है। ठीक है, जो आपका भारतीय नमूना सर्वेक्षण है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में जो है अलग से रिपोर्ट देती है। नीति आयोग भी अपनी रिपोर्ट देती है। एमपीआई इंडेक्स जो देती है, बहुआयामी ना, आपका एमपीआई इंडेक्स नहीं होता है क्या, मल्टी वाला जो है एमपीआई इंडेक्स, तो वहाँ से भी गरीबी रेखा तय होती है। तो अब डिपेंड करता है कि किस हिसाब से ऑप्शन था और किस हिसाब से पूछा गया था। अगर जो मेन है अपने इंडिया में, जो अपने को स्टैटिक्स वर्जन में पढ़ना है कि भाई गरीबी रेखा का आकलन पे कौन समिति काम करता है, तो तेंदुलकर समिति, और ये जो है इस किस आधार पे तय करते हैं, बीपीएल का नाम सुने होंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना, तो उस हिसाब से तय होता है। तो परसेंटेज सबसे ज़्यादा जो तेंदुलकर समिति के द्वारा सुझाया गया हाल फिलहाल में 2023 तक की किस राज्य में सबसे ज़्यादा गरीब है, तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, लेकिन बात इसकी विरोधाभास एक और है कि भाई जितने गरीब बिहार में था उसी रेशियो में सबसे ज़्यादा सुधार भी बिहार में ही हुआ है, गरीबों की संख्या में कमी हुई है, फिर भी परसेंटेज के हिसाब से अभी बने हुए हैं। ठीक है, और भी स्रोत है, तो मैं बता ही दिया कि भाई जैसा पूछा गया होगा, अब जो एग्जाम दिए होंगे उनको बेशक हमसे ज़्यादा पता होगा कि कैसा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैं बहुत दिन से आपको बताते आया हूँ कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के फाउंडर कौन है, और ये मोहम्मद यूनिस बता के मैं ये भी बोलता आया हूँ कि कोई छोटा मोटा पर्सन नहीं है, ये बहुत बड़े हस्ती रहे हैं, है ना, तो मोहम्मद यूनिस हो जाएंगे। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक 1983 में एस्टेब्लिश हुआ था, हालांकि इससे पहले ही तामझाम स्टार्ट
हुआ था, लेकिन जो एक संस्था बना ये 1983 में। आज बांग्लादेश के अंदर करीब 2000 से अधिक इनके जो है कार्यरत शाखाएं हैं। भारत में ग्रामीण बैंक की शुरुआत 1975 में हुई थी, लेकिन अब ग्रामीण बैंक की एस्टैब्लिश जो है इंडिया में नहीं होती है। इंडिया में 2 ऐसे स्टेट है जहां ग्रामीण बैंक नहीं है, सिक्किम और गोवा में कोई ग्रामीण बैंक आपको नहीं मिलेगा, वहां पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही जाना पड़ेगा। सैफ चैंपियनशिप 2023 के विजेता भारत है। सैफ चैंपियनशिप 2023 फाइनल मुकाबले में कुवैत को हराया है, ठीक है। और ये जो आपका 2 साल पे आयोजित की जाने वाली ये प्रतियोगिता है। तो दोस्तों ये थे आज की क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, एक मिनट, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये तो क्या लिखे हैं समझ में नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन ये क्या, हाँ, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि 1951 में जो आपका 5 ईयर प्लान है इससे संबंधित कथन के रूप में पूछा गया। तो क्या पूछा गया होगा? ये हैराल्ड डोमार मॉडल पर आधारित है, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना है, इसमें कृषि पे बल दिया गया, इसमें 5 IIT लगाए गए, है ना। इसके अलावा और भी इससे क्या आ सकता है क्वेश्चन भाई, इसमें जो है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसके विकास दर कितने रखे गए थे, अधिक से अधिक यहाँ तक जा सकता है, ठीक है मेरे भाई, है ना। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये PDF आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगी और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे बच्चे हैं उनको तो मिलेगी ही मिलेगी। जय जय श्री राम।